इंसान और जिन की मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान। किस्त नंबर 5। रात होने वाली तेज बारिश के बाद सुबह को सूरज निखर कर निकला था। रात के तूफान के आसार सिर्फ टूटे हुए दरख्तों के पत्तों और जगह जगह पानी के जोहड़ की सूरत नजर आ रही थी। आपी आपी उठ जाएं, कब तक सोती रहेंगी? देखें कितना वक्त हो गया है, सूरज सर पर आ गया है। आज अब फजर की नमाज के लिए भी नहीं उठी थीं। आशू हाइफा के सरहाने एक हाथ से इसके कंधे को हिलाते हुए बोली। हाइफा ने एक झटके से आंखें खोली, जैसे वो गहरी नींद के हिसार में हो। इसका जहन अभी तक इस जंगल और सिया परिंदे में उलझा हुआ था। इसने अपने इर्द गिर्द देखा कि वो इस वक्त कहां पर है। वो जंगल की बजाय अपने कमरे में थी। क्या मैं इतनी देर सोती रही हूं और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? हाइफा बीडे से उठते हुए बोली। जनाब, अम्मा ने कहा कि मेरी प्यारी बेटी इतना काम करती है, थक गई होगी, मत जागो इसको, तो इसलिए जनाब मैंने आपको उठाया नहीं था। आशू बेड शीट दुरुस्त करते हुए बोली। अच्छा, मुझे खुद नहीं मालूम मैं इतनी गहरी नींद कैसे सो गई थी। हाइफा जैसे अब भी नींद ही में बोली थी। वो फिर से इस ख्वाब के बारे में सोच रही थी। ये देखें आपी, क्या हुआ है? पता है, अपने जो कल विंड चाम लगाया था वो शायद रात को तेज बारिश और हुआ की वजह से टूट गया। आशू ने टूटे हुए विंड चाम के टुकड़े दिखाते हुए उदास से लहजे में कहा। विंड चाम के टूटे हुए टुकड़े देखकर हाइफा को रात वाला सारा वाकया फिर से याद आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, हम बाजार जाएंगे तो वहां से नया विंड चाम ले आएंगे, ठीक है? उदास मत हो, हाइफा ने बहन का उदास चेहरा देखते हुए कहा। ठीक है आपी, अब मुन हाथ धोले, में आपके लिए नाश्ता लेकर आती हो, ये कह कृषो कुमरिसिन कलगी। हाइफा ने उठकर मुन हाथ धोया और दोबारा अपने बस्त्र पर आकर बैठ गई और इस ख्वाब और सिया परिंदे के बारे में सोचने लग गई कि वो कौन है जो पहले सिया परिंदे और फिर एक इंसानी रूप धार कर उसके सामने आया। उसने जल्दी से तके के नीचे रखी इस शय को देखा जो उसे रात फवारे के पानी में तैरती हुई मिली थी। आशू के दोबारा कमरे में दाखिल होते ही इसने वो शय जल्दी से दोबारा तकिए के नीचे रख दी। क्या हुआ आपी? आप बहुत चुप हैं, तबीयत तो ठीक है? आशू ने नाश्ता करती हुई हाइफा को देखकर कहा। हाँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, कुछ अजीब सी बोझल सी तबीयत हो रही है। चाय पी लूं तो थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। बाबा और अम्मा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे हैं, हाइफा चाय पीते हुए बोली। अम्मा और बाबा खावर अंकल के घर गए हैं। इनकी उम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कह रहे थे जल्दी वापस आ जाएंगे, आप आराम करें, मैं सारा काम कर लूंगी। आशू नाश्ते के बर्तन समेटते हुए बोली। अरे नहीं, अब इतनी भी मेरी तबीयत खराब नहीं है, चलो किचन में चलते हैं, देखें दोपहर के खाने में क्या पकाना है, हाइफा ने कहा। ठीक है आपी, आज मटर पिलो और साथ मूंग और मसूर की दाल बना लेते हैं। कितने दिन से मेरा दिल कर रहा है मटर पिलो खाने का। ऐसा मेन्यू है, आशू ने कहा। यह तो बुरा नहीं है, चलो फिर दाल भिगो दो, मैं चावलों का मसाला बनाती हूँ, हाइफा ने आशू के साथ कमरे से बाहर आते हुए कहा। दिनों बहनों ने मिलकर किचन का काम किया। आशू काम से फारिग होकर नहाने चली गई और हाइफा फवारे के पास जाकर बैठ गई। फवारे के पास बैठते ही इसके जहन के पर्दे पर रात को फवारे में देखा मंजर याद आ गया। रात को सिया परिंदे के अलिफाड़ती ही जब हाइफा यहाँ फवारे के नजदीक आई तो उसने फवारे के पानी में जुगनुओं की तरह चमकते हुए आग के शोलों को देखा था। कभी पानी में भी आग जल सकती है क्या? मगर ऐसा हो गया था। हाइफा ने हाथ बढ़ाकर उन आग के शोलों को छू कर देखा तो हाथ लगाते ही वो यूं गायब हो गए जैसे यहां थे ही नहीं। तभी हाइफा के हाथ एक चमकती हुई चीज लगी जिसे इसने अपनी मुट्ठी में बंद किया। कमरे में आकर उसने अपनी मुट्ठी खोलकर इस शय को देखा। वो एक सोने की तरह चमकता हुआ छोटा सा पर था। ये वैसा ही पर था जैसा उसने इस सिया परिंदे के परों में देखा था। क्या इसे किसी को इस सिया परिंदे के बारे में बताना चाहिए? इस परिंदे की हक़ क्या है? मुझे बाबा से बात करनी चाहिए या नहीं?
یہ سچ ہے یا پھر کوئی خواب اور میرے خوابوں کا اس سیاہ پرندے سے کیا تعلق ہے؟ حائفہ خود سے ہی سوال جواب کرتے ہوئے سوچنے لگی۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی موسم پھر سے خوشگوار ہونے لگا تھا۔ صبح جس سورج کی تپش چبھ رہی تھی، اب اس کے ڈھلتے ہی ہلکی ہلکی ہوا سکون دے رہی تھی۔ نیلے آسمان پر اسفید بادل ایک دوسرے کے سنگ اڑ رہے تھے۔ تبھی مشرق کی طرف سے وہ سیاہ پرندہ الفاڑتا ہوا آیا اور آس حویلی نما مکان کی چھت پر بیٹھ گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوگے کہ دوسرا سرخ اور سیاہ پروں والا پرندہ بھی وہیں پر آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنوں پرندے سیاہ ہیولوں میں تبدیل ہو کر انسانی روپ اختیار چکے تھے۔ تمہارا یہاں میرے پیچھے آنا ضروری ہے، زمیل نے قہوت کو دیکھ کر کہا۔ اس وقت یہاں تمہارا کیا کام ہے، تم مجھے بتا ہی دو تم یہاں کرنے کیا آتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ مکان 2 سال تک خالی تھا، میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، مگر اب اس گھر کے مکین آ چکے ہیں، تمہارا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے، قہوت نے زمیل کو دیکھ کر کہا۔ کو تم نہیں جانتے میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ یہ جگہ ہمارا بہت پرانا مسکن رہا ہے، ہم نے اتنے برس یہاں گزارے ہیں۔ انسانوں نے اس جگہ کو بھی نہیں چھوڑا جب سے وہ یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں، ہم پہاڑوں پر جا بسے ہیں، مجھے یہاں آ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی ہے؟ زمیل نے کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر اب ہمارا یہاں آنا مناسب نہیں ہے۔ تمہارے بابا نے منع کیا ہے۔ انسانی آبادی والے علاقوں میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر تم نے یہاں آنا نہیں چھوڑا تو میں تمہاری شکایت کر دوں گا، قہوت نے کہا۔ تم میری شکایت کرو گے؟ بابا کو بتو گے کہ میں یہاں آتا ہوں؟ جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ میں زمیل، اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا اور سب سے طاقتور جن زادہ، تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ زمیل غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ یہ بات اگر کسی اور نے کہی ہوتی تو اب تک میں اس کی گردن مروڑ چکا ہوتا۔ میرے ساتھی ہو، میرے دوست ہو، میرے راستے کی رکاوٹ مت بنو، سمجھے ہو تم؟ یہ کہتے ہوئے زمیل کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ زمیل قہوت کو کچھ اور کہتا، فضا میں کسی کی ہنسی گونجی۔ اس نے اپنے پیچھے موڑ کر دیکھا، اس کی ہنسی کی آواز جیسے سر بکھیر رہی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی۔ سرخ وسف رنگت شہد رنگ آنکھیں، پشت پر بکھرے ہوئے سیاہ بال جو ہوا سے اوڑھ کر بار بار اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، ہونٹ کے نیچے سیاہ تل اور بائیں گال میں پڑتا ہوا ڈمپل جو بہت زیادہ مسکرانے پر نمایاں ہوتا تھا۔ زمیل نے اس کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا کوئی انسان اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ قہوت نے زمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ قہوت، یہ انسان کتنے خوش قسمت ہیں، دیکھو تو کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، یوں جیسے کائنات کے سبھی رنگ کسی چہرے پر سج گئے ہو۔ زمیل نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے، مگر یہ انسان ہمارے جیسے طاقتور نہیں ہے۔ ہم خوبصورت سے خوبصورت انسان کا روپ دھار سکتے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں سکتے ہیں، قہوت نے کہا۔ ہاں، یہ سچ ہے، ہم کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، مگر ہم بہت دیر تک اس روپ میں نہیں رہ سکتے۔ ہم آگ سے بنے ہیں، یہی بات ہماری پہچان ہے، آگ جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یہی ہماری حقیقت ہے۔ مگر انسانوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سچ تمہارے سامنے ہے، یہ کہہ کر زمیل اس لڑکی کی طرف چل پڑا۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ زمیل، روکو، یہ ٹھیک نہیں ہے، قہوت نے زمیل کو اس لڑکی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تم واپس جاؤ اور خبردار، میرے راستے میں پہلے ہی تمہاری بہت بکواس سن چکا ہوں۔ زمیل پیچھے موڑ کر قہر بھرے انداز میں بولا۔ قہوت جہاں تھا وہیں پر کھڑا رہا، وہ جانتا تھا کہ وہ زمیل کو روک نہیں سکتا، کیونکہ زمیل کو روکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ وہی کرتا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا، اس لیے قہوت اب چپ چاپ اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ یہ حائفہ تھی جو آشو کے کہنے پر چھت آ گئی تھی، اور اب آشو کی کسی بات پر وہ ہنس رہی تھی۔ ہائے ہائے، توبہ ہے آشو، تم نے مجھے اتنا ہنسا رہی ہو، دیکھو تو ہنس ہنس کے میری آنکھوں میں پانی آ گیا ہے،
हाइफा आशू की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। आंखें साफ करते हुए बोली, बेसुबह से मेरी आपी उदास थीं। सोचा जरा उनको हंसा ही लूं, अब हंसते हुए कितनी प्यारी लग रही हैं, और देखें छत पर मौसम कितना अच्छा है। आपका मूड भी फ्रेश हो गया है, आशू ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। तेज हुआ के झोंके से हाइफा के बाल अलिफाड़ कर उसके चेहरे पर आ गए। जमील इस वक्त बिल्कुल उसके सामने था। उसने हाथ बढ़ाकर बाल हाइफा के चेहरे से पीछे करने चाहिए, इससे पहले ही हाइफा 2 कदम पीछे हट गई। हाइफा को यूं लगा जैसे कोई इसके आसपास है। इसने घबरा कर इर्द गिर्द देखा मगर वहां कोई नहीं था। चलो आशू नीचे चलते हैं, वैसे भी बाबा को कॉल करें, कितना वक्त हो गया है, हाइफा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। तभी जमील ने सिया परिंदे का रूप धारा और छत की दीवार पर बैठ गया। हाँ आप ही चलते हैं। तभी आशू की नजर इस सिया परिंदे पर पड़ी। आप ही देखें कितना प्यारा परिंदा है, मैं उसको पिंजरे में कैद कर लूं, आशू ने हाइफा को आवाज देकर कहा। हाइफा ने दीवार पर बैठे हुए इस परिंदे को देखा तो एक लम्हे के लिए अपनी जगह से हिल ना सकी। यह वही रात वाला सिया परिंदा था जो उसकी तरफ ही देख रहा था। चलो आशू हम नीचे चलते हैं और परिंदों को कैद नहीं करते हैं। हाइफा ने जल्दी से आशू का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाते हुए कहा। तभी सिया परिंदा दीवार से आड़ा और हाइफा के सर के ऊपर से गुजर गया। चलो बाबा बुला रहे हैं, कोई अहम काम है। जमील अलिफाड़ती हुए कहूत के पास आया और कहा। ये कहते ही दिनों परिंदों ने मशरिक की तरफ उड़ान भरी। तभी सीढ़ियां उतरती हाइफा ने आसमान पर सिया परिंदे को जाते हुए देखा। इससे पहले कि हाइफा मजीद इस सिया परिंदे के बारे सोचती, शेख कमाल और जुबैदा बेगम घर में दाखिल हुई। बाबा कितनी देर लगा दी, अब लोगों ने कहाँ रह गए थे, हाइफा ने सलाम करते हुए पूछा। हाँ बेटा कुछ देर हो गई, मैं असर की नमाज पढ़ लूं फिर बात करते हैं। ये कहते हुए शेख साहिब अपने कमरे में चले गए। क्या हुआ मामा, ये बाबा कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है, हाइफा ने पूछा। हाँ बस वो खावर भाई की उम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हीं की वजह से परेशान हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा है कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और तुम दिनों मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास शादी पर जाने के लिए कपड़े हैं ना? वो जो हैदर की शादी पर जोड़े बनवाए थे, मेरा ख्याल है वो ठीक रहेंगे। जुबैदा बेगम ने खुद ही जवाब देते हुए कहा। उम्मी किसकी शादी है? अब तो अभी खावर अंकल की उम्मी के बारे में बात कर रही थी, आशू ने पूछा। बेटा खावर भाई की उम्मी की ख्वाहिश है कि उनके पोते की शादी उनकी जिंदगी में ही कर दे। वो अपने पोते की खुशी देखना चाहती है, इसलिए खावर भाई की बेटी का कल निकाह है। उनके बड़े भाई के बेटे से निकाह तो सादगी से कर रहे हैं, मगर रुखसती बाद में धूमधाम से करेंगे। वैसे भी लड़की ने घर के एक हिस्से से रुखसत है कर दूसरे हिस्से में ही तो जाना है, हमें भी बुलाया है। शेख साहिब ने तो कहा था कि वो अकेले ही निकाह में शामिल हो जाएंगे, मगर खावर भाई ने कहा है कि तुम दिनों को भी जरूर लेकर आए, इसलिए तुम दिनों से कपड़ों का पूछ रही थी। जुबैदा बेगम ने तफसील बताते हुए कहा। कल हम निकाह पर जाएंगे, कितना मजा आएगा, आशू ने खुश होते हुए कहा। जी मम्मा, अभी 2 माह पहले ही तो वो ड्रेस बनवाए हैं, तुम तो कहीं भी जाने के लिए तैयार ही रहती हो, हाइफा ने आशू के कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा। हाय अल्लाह, आप ही इतनी जोर से मारा है, मैं नहीं बोलती, और मुझे नया ड्रेस लेकर दें। मैंने नहीं पुराना ड्रेस पहनना, आशू मोहे बनाते हुए बोली। कल निकाह है, कोई अलादीन का चिराग है जो रातों रात तुम्हारे लिए नए ड्रेस का इंतजाम कर दे। ज्यादा नखरे न करो, वही जोड़ा पहन कर जाना है तो चुल्लू, वरना घर में ही रहना। और ये शापरों में फल हैं, उनको समेट लो, जुबैदा बेगम ने आशू को डांटते हो कहा। मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, नया ड्रेस नहीं लेकर देना तो ना दें, डांटे तो नहीं, आशू शापर उठाते हुए बोली। हाय तो तुमको किसने कहा नी ड्रेस का शोशा छोड़ो, अब आराम है, हाइफा बहन की ऐसी दुर्गत बनते देखकर हंसते हुए बोली। कोई बात नहीं,
हंसले में नहीं बोलती, अब से कल मुझसे मत कहना आशू, मेरे बालों का प्यारा सा हेयर स्टाइल बना दो। आशू बाहर जाते हुए बोली, अच्छा रोको, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। बहन को नाराज है कर जाते हुए देखकर हाइफा बोली और आशू के पीछे चली गई। जारी है।